हेलो ऑल। आज का लेक्चर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम परचेज कंसिडरेशन को ठीक से समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स थी उसको भी कवर किया है और जो आपने परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग देखा था उसके दो टाइप्स देखे थे उन सबको आज हम इसी एक क्वेश्चन में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So this is the balance sheet of V Limited as at 31st March 2023. Okay, so let's see what are all the elements in balance sheet. सबसे पहला है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 ईच, 50,000 रुपीज। जनरल रिजर्व है 20,000 रुपीज के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 16,100। स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है 5,000 रुपीज का। डिबेंचर्स दे रखे हैं 10% 50,000 रुपीज के। ट्रेड पेएबल हमारे पास है 1,40,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको मैं शॉर्ट में पीपीई बोलूंगी, ये हमारे पास है 1,50,000 का। गुडविल हमें दे रखी है बैलेंस शीट में 1,19,500। बिजनेस के पास इन्वेंटरीज है 55,000 के। ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 65,000 के और कैश एट बैंक है 91,600। नाउ द क्वेश्चन सेज द बिजनेस ऑफ वी लिमिटेड, मतलब जिसकी ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है, टेकन ओवर बाय पी लिमिटेड। ये बिजनेस पी लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो पी लिमिटेड हमारा हो गया न्यू कंपनी और वी लिमिटेड हो गया हमारा ओल्ड कंपनी, मतलब लिक्विडेटिंग कंपनी। ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, अब किस टर्म्स पे बिजनेस हमारा टेक ओवर हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे को कुछ ई पार्ट तक दे रखे हैं, लेकिन अभी हम इसको पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे क्वेश्चन को और समझेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है 50% ऑफ पीपीई, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 50% आर टेकन ओवर एट 100% मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब जितनी उसकी बुक वैल्यू थी उससे 100% ऊपर पे गया। एंड द रिमेनिंग पीपीई एट 20% लेस देन बुक वैल्यू, बाकी का जो 50% था वो हमारा 20% लेस देन बुक वैल्यू पे टेक ओवर हुआ। दूसरा हमें बोलता है गुडविल ऑफ वी लिमिटेड, जो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही है, इट इज वैल्यूड एट 52,500। हमें बैलेंस शीट में दिख रही थी सम 1 लाख रुपीस की, लेकिन जब हमने बिजनेस टेक ओवर किया तो वो गुडविल हमारी गई है 52,500 की। नेक्स्ट इज इन्वेंट्रीज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू लेस 10%। तो जो हमारी इन्वेंट्रीज थी 55,000 की, ये 10% कम पे गई है। एंड द ट्रेड रिसीवेबल्स एट बुक वैल्यू, ट्रेड रिसीवेबल बुक वैल्यू पे गए हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू एन अलाउंस ऑफ 10% टू कवर डाउटफुल डेट। तो बेसिकली सिंपल भाषा में मैं ये बोल सकती हूँ कि 10% कम पे ट्रेड रिसीवेबल गए हैं। आगे देखते हैं लाइबिलिटीज में क्या क्या है। ट्रेड पेएबल आर सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 5%। जो हमारे यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स थे 1,40,000 के, ये 5% डिस्काउंट पे गए हैं। ओके, तो इसका मतलब ट्रेड पेएबल्स लेस 5%। एंड अनरिकॉर्डेड लोन लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 38,500 टू बी डिस्चार्ज्ड बाय पी लिमिटेड एट बुक वैल्यू। बीवी इज बुक वैल्यू। एक कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी लोन की जो इस बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, वो पी लिमिटेड मतलब नई कंपनी ने जितने की थी उतने पे डिस्चार्ज कर दी। अगर आपको पिछली क्लास में जो मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट बताई थी, आपने वो ध्यान से पढ़ी हो, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर्स को जो दिया जाता है, फिर चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, उनको जो दिया जाता है सिर्फ वही परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनता है। किसी भी तरीके की एक्सटर्नल लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी या डिबेंचर्स को की गई पेमेंट हमारी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता। तो इसीलिए मैं इसको बोल सकती हूँ ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मेरी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। उसके अलावा लेकिन ये पे तो हुई है, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। यहां पे हमें बताया गया है द पीसी पेबल, द परचेज कंसिडरेशन पेबल बाय पी लिमिटेड वाज अग्रीड एज फॉलोज। अब मुझे बताया गया कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो पे कैसे होगी।
अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे क्वेश्चन यहीं पे बंद कर देता, मेरे पास इस क्वेश्चन में आगे और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ही दी हुई होती कि बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर हुई हैं, तो मैं इसमें मेथड अप्लाई करती नेट एसेट्स मेथड, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी करती और मुझे पता चल जाता कि मेरा कितना अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का है। लेकिन एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर हो जाने के बाद एक अमाउंट निकल के आएगा जिसको मैं बोलूंगी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। यहां तक तो लगेगा नेट एसेट मेथड, लेकिन क्योंकि आगे मुझे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो परचेज कंसिडरेशन पे होगी वो कैसे कैसे पे होगी, तो मैंने आपको बताया था जहां जहां क्वेश्चन में हमें मेथड पता चल जाए, तरीका पता चल जाए कि कैसे पे होना है परचेज कंसिडरेशन, वो हमारा क्वेश्चन बन जाता है नेट पेमेंट मेथड का। तो आगे हम देखते हैं, शुरू हमारा एसेट मेथड के जैसे हुआ हमें लग रहा था, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पेमेंट मेथड। नाउ लेट्स सी, बोलता है द पीसी टू बी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इन कैश। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, कैश किसको दिया, हवा में तो दे नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब ये जो पीसी हमारा जो भी अमाउंट निकल के आएगा अभी हम देखेंगे, उसका 20% कैश में पे करना है। और किसको पे किया जाता है, कुछ रफ बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सेकेंड पॉइंट बोलता है इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुली पेड, उतने अमाउंट के फुली पेड 14% डिबेंचर्स इन पी लिमिटेड इशू किए जाएंगे। नई कंपनी में 14% डिबेंचर, पुरानी कंपनी के 10% थे डिबेंचर्स, नई कंपनी में 14% के डिबेंचर्स है, तो नई कंपनी के उतने अमाउंट के डिबेंचर्स इशू करे जाएंगे। और कितने रुपए पे इशू कर रहे हैं, एट 96%, मतलब 96 रुपीज के हिसाब से। अगर 100 रुपए का है तो 96 रुपीज के हिसाब से, अगर 1000 रुपए का डिबेंचर है तो 960 रुपीज के हिसाब से, लाइक दैट। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि नई कंपनी में डिबेंचर कितने का है, तो जैसा लिखा हुआ है उसको एज इट इज आप रीड करेंगे। issue of such an amount of fully paid 14% debenture in P Limited at 96% as is sufficient to discharge 10% debenture in V Limited at a premium of 20%। मतलब P Limited अपने उतने अमाउंट के डिबेंचर दे देगा जितना कि पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स को, कहां गए डिबेंचर्स हमारे, ये रहे, अगर हमारी पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स को 20% प्रीमियम पे अगर हमें पे करना हो, 50,000 का 20% होता है 10,000 प्लस 50,000, दैट मीन 60,000 रुपीज देके हमें इनको बाय बाय बोलना है। ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई। तो इसका मतलब 60,000 रुपए देके हमें पुरानी कंपनी वी लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को बाय बाय बोलना है। अब दोबारा रिवाइज करेंगे, क्या डिबेंचर होल्डर्स को दी गई पेमेंट पीसी का पार्ट बनती है, नहीं, वो नेट पेमेंट मेथड में पीसी का पार्ट नहीं बनती है। लेकिन क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी थी तो एसेट मेथड के हिसाब से ये डिस्चार्ज हुई है, ठीक है, इसकी पेमेंट हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो जब हम नेट एसेट मेथड के थ्रू निकालेंगे अमाउंट ऑफ पीसी, तो हमारी एसेट्स टेकन ओवर और लायबिलिटीज डिस्चार्ज में इसमें जो भी अमाउंट हमने पे करा है डिबेंचर होल्डर्स को वो काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द इशू ऑफ सच एन अमाउंट, उतने अमाउंट का, मुझे नंबर नहीं पता, उतने रुपए का fully paid 10% preference shares in P Limited at 125% as is sufficient to discharge 8% preference share in V Limited at a premium of 20%। अगेन सेम सी बात बोल दी, वी लिमिटेड के 8% प्रेफरेंस शेयर्स को जो कि 50,000 रुपए के थे उनको बाय बाय बोलना है, ऐसे कि उनको हमने 20% प्रीमियम पे देके बाय बाय बोला, ठीक है, और उनको हम उतने ही अमाउंट के
शेयर्स अपने प्रेफरेंस शेयर्स पी लिमिटेड के प्रोवाइड करा देंगे, और उस एक शेयर की परसेंटेज में बोल रहा है बेसिकली 125% या फिर 125 रुपए का, ऐसे मान लेते हैं। आगे मुझे बोलता है द बैलेंस। अब और कुछ अगर बच गया है तो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का इक्विटी शेयर पी लिमिटेड का दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? ₹8 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ ₹7 पर शेयर। नाउ 8 रुपए पेड अप। अब ये अगर आपको पेड अप में, कॉल्ड अप में और प्रीमियम पेड अप में इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, ये 8 रुपए के अंदर 7 रुपए इंक्लूडेड है या नहीं है, ये सब अगर आपको समझना है तो हमने इसके लिए पीछे एक वीडियो कवर किया था, आप उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 8 पेड अप प्लस 7 रुपीज पर शेयर, तो बैलेंस जो भी हुआ मैं उसको ये बोलूंगी कि टोटल में मेरे पास 15 रुपए आए हैं, ऐसा मान करके मैं उनको शेयर्स इश्यू कर दूंगी। अभी हम इसको देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड एट प्रेजेंट इज ₹100। अब ये मार्केट वैल्यू वाला क्या केस दे रखा है? इन केस कैलकुलेट करते टाइम मेरे पास कहीं फ्रैक्शन आ जाता है, तो वो फ्रैक्शन जो मैं कैश में पे करती वो 100 से मल्टीप्लाई करके कैश में पे होगा। अगेन हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद रेलेवेंट टू हमारा परचेज कंसिडरेशन हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। लास्ट पॉइंट मुझे बोलता है expenses of liquidation of V Limited are to be reimbursed by P Limited। जो खत्म हो रही है कंपनी यानी वी लिमिटेड, उसका खर्चा पी लिमिटेड उठा रही है। हमने ये डिस्कस किया था, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बोलता था कि हमारा जो न्यू कंपनी है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनीज लिक्विडेशन। जो खत्म हो रहा है भैया अपने आप पे करो, हम नहीं करेंगे। यही बात हुई थी। एक्चुअल खर्चा था 12,000 रुपए का, 10,000 उस पुरानी कंपनी ने नई कंपनी से पे करवा लिया। भैया हम तो नहीं कंसिडर करेंगे इस 10,000 को, तो जो 2,000 का खर्चा हुआ वो पुरानी कंपनी अपने इस कैश में से निकाल के खर्च करेगी। तो इसका मतलब जब एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर हो रहे होंगे तो 2,000 रुपए यहाँ पे कम टेक ओवर हुए होंगे। सो शैल वी बिगिन? एक बार क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से देख लीजिए। आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ इन केस यू वांट टू कॉपी द क्वेश्चन। आप लोग वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, या आपको क्लिक करके रखना है तो आप क्लिक करके भी रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब मुझे सबसे पहला बोला जाता है कि मुझे कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज मेरी टेक ओवर हुई हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन and I am writing it as computation of purchase consideration. Now सबसे पहला मुझे बोला गया है 50% ऑफ PPE आर टेकन ओवर एट 100% मोर देन द बुक वैल्यू। तो अगर आपको याद हो तो मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टोटल था 1,50,000 रुपीज का। इसका 50% जो आता है 75,000 वो मेरा गया है प्लस 100% पे। ठीक हो गया? तो मतलब 75,000 का था उसको मैंने प्लस 100% करके लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा टोटल जो 50% ऑफ पीपीई टेक ओवर हुआ है वो हुआ है 1,50,000 रुपीज पे। बैलेंस जो 50% है मतलब अगला 75,000 वो मेरा लेस 20% पे टेक ओवर हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बोलता है 75,000 का 20% निकल के आता है 15,000। ठीक हो गया? मैं आपकी ईज के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, तो यहाँ पे ये आता है 60,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट मुझे बोला गया है गुडविल टेकन ओवर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। ठीक है,
उसके बाद मेरी जो गुडविल टेकन ओवर हुई है, मेरे पास क्वेश्चन में 1,19,500 की गुडविल थी, जो टेक ओवर हुई है 52,500 रुपीज पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री। बैलेंस शीट में मुझे इन्वेंट्री दी गई थी। इन्वेंट्रीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू लेस 10%। मेरी इन्वेंट्री की बुक वैल्यू जो दी हुई थी क्वेश्चन में वो थी 55,000, उसका 10% लेस पे गया है। तो यहाँ पे अगेन मैं आपकी इसके लिए लिख रही हूँ 10% इज 5500 विच कम्स आउट टू बी 55,000 minus 5500 is 49,500। ओके, नेक्स्ट आते हैं, मुझे बोला गया है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू सब्जेक्ट टू एन अलाउंस। मेरे ट्रेड रिसीवेबल थे कितने के? 65,000 के थे मेरे ट्रेड रिसीवेबल, और उनके लिए बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए मैंने एक प्रोविजन बनाया था। कितने परसेंट का? 10% का। तो अगेन माइनस 10%, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 6,500। अगेन देख लेंगे, 65,000 माइनस 10%, इट्स 58,500। ओके, फिफ्थ मेरे पास एसेट में बचता है कैश एट बैंक। अभी आपको बता दिया गया था कि जो कैश है वो मेरे पास अमाउंट कर रहा था 91,600, लेकिन उसके अंदर से 2,000 के मेरे जो टोटल एक्सपेंसेस थे, ये देखिए मेरे टोटल एक्सपेंसेस थे 12,000 रुपीज के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। 10,000 तो हमने नई कंपनी से पे करवा लिए, ये कहीं पे भी कंसिडर नहीं होगा। जो 2,000 एक्सेस पुरानी कंपनी ने खुद पे करा है, तो जो उसके पास अवेलेबल कैश था भाई वहीं से तो पे होगा, तो ये हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, और ये आता है हमारा 89600। ओके, सो ये हो गई हमारी एसेट्स टेकन ओवर। इसको मैं ए कंसिडर करूंगी, और इसका टोटल आता है 4,60,100। नाउ लेस करेंगे लाइबिलिटीज टेकन ओवर। भाई मैं कुछ सामान खरीदने जा रही हूं, तो मैं उतना ही तो पैसा दूंगी जितने का मैंने सामान लिया। कई बार होता है ना हमारे साथ, हम दुकान पे जाते हैं और दुकानदार के पास कई बार चेंज नहीं होता है, तो ऑलरेडी जो कस्टमर खड़ा हुआ है उसको कुछ चेंज देना होता है, तो आपको शॉपकीपर बोलता है कि भाई साहब अगर आपके पास टूटा पैसा है तो आप इनको दे दो, मैं आपके सामान में पैसा कम ले लूंगा। ऐसे ही होता है। तो बस एग्जैक्टली वही तो हमने करा। मेरा टोटल सामान बनता था 4,60,000 का, लेकिन ऑलरेडी दुकानदार को कहीं पैसा देना था, तो वो पैसा मैं उसको क्यों पे करूंगी? तो बस लाइबिलिटीज जो टेकन ओवर हुई वो हमने माइनस कर दी। अब देख लेते हैं लाइबिलिटीज क्या क्या टेक ओवर हुई है। सबसे पहला है हमारा लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मेरे पास क्वेश्चन में दिए हुए थे 1,40,000 रुपीज के, और मुझे आगे क्वेश्चन बोलता है दे आर सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, तो -5%, और 1,40,000 का 5% आता है 7,000। ये मैंने माइनस करा, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 1,33,000। ओके, सेकेंड मेरे पास और क्या लाइबिलिटी थी? मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से था अनरिकॉर्डेड लोन लाइबिलिटी। देखिए यहाँ पे मुझे दिया हुआ है there was an unrecorded loan liability of 38,500 to be discharged by P Limited। भाई नई कंपनी ने सामान खरीदते टाइम दे दिया ना, दुकानदार का कोई उसको देना था, तो वो खर्चा बायर ने कर दिया, तो आप थोड़ी ना उसको पे करोगे। तो 38,500 ये हो गया। तीसरा, उनको डिबेंचर भी पे करने थे, 10% डिबेंचर। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने डिबेंचर्स के टाइम पे क्या लिखा था? issue of such an amount of fully paid debentures, 14% debentures in P Limited। P Limited के debentures का रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, जबकि V Limited का 10% था। तो इतने अमाउंट के डिबेंचर्स दे दो जितना की सफिशियंट हो
टू डिस्चार्ज 10% डिबेंचर इन वी लिमिटेड एट 20%। मतलब भैया 50,000 रुपए के डिबेंचर्स देके भेजने थे, 50,000 रुपए के डिबेंचर्स देके भेजने थे, तो हमने क्या बोला उनको कि 50,000 को उतने अमाउंट के डिबेंचर्स दे दो। तो मतलब अगर और उतने अमाउंट के डिबेंचर्स दे दो, जैसे कि मान लिया जाए कि इनको हमने बाय बाय बोला है 20% प्रीमियम पे, तो 50,000 प्लस 20% इज इक्वल टू 60,000। तो हम ये बोलेंगे कि 60,000 रुपए के डिबेंचर देके तुम्हें हम बाय बाय बोल रहे हैं। तो 50,000 के डिबेंचर्स को हमने प्लस 20% प्रीमियम पे दे करके डिस्चार्ज कर दिया, बाय बाय बोल दिया। ये रहे आपके 60,000 रुपीज, ये लो और जाओ यहां से। ठीक हो गया। तो ये हो गई मेरी टोटल लाइबिलिटीज। ये मेरा आ गया लाइबिलिटीज टेकन ओवर। इसको मैं बी से डिनोट कर दूंगी। इसका टोटल आता है 2,31,500। करेक्ट। अब what is my net asset taken over? असल में कितने की एक्चुअल में एसेट टेक ओवर हुई? 4,60,000 रुपए का मैंने आपसे सामान खरीदा दुकानदार से, लेकिन दुकानदार को किसी को 2,31,500 रुपए पे करना था, जो उसने मुझसे करवा दिया। तो मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है कि मैं उसे 4 लाख भी दूंगी और 2 लाख भी उसके बिहाफ पे पे करूंगी? अब मैं बोलूंगी नहीं भाई साहब, ज्यादा समझदारी नहीं करते आप। 4,60,100 माइनस 2,31,500, तो बेसिकली मुझे अब आपको कितना पे करना है? 228,600। तो ये हो गया मेरा परचेज कंसिडरेशन। ये मैंने एक्चुअली में इतने का सामान लिया है। ठीक हो गया। मैंने एक्चुअली में इतने का सामान लिया है, तो इसको मैं बोल सकती हूं दिस इज माय परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। विद नेट एसेट मेथड। अगर क्वेश्चन यहीं पे चुप हो जाता तो, लेकिन मुझे तो ये क्वेश्चन आगे भी कुछ बहुत सारी बात बोल रहा है। मुझे क्वेश्चन बोलता है कि आपको पेमेंट जो करनी है पी लिमिटेड को, वो पीसी पेएबल कैसे की जाएगी? ऐसे की जाएगी। तो चलो अब हम इसको डिस्चार्ज ऑफ पीसी समझ लेते हैं। यहां लिखते हैं डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब आप इसको ऐसा समझना कि दुकानदार ने बोला भाई साहब आपका सामान इतने रुपए का। अब मैं उसको कुछ 100 के नोट दूंगी, मैं कुछ 500 के नोट दूंगी, 1,000 के नोट दूंगी, वैसे तो चलते नहीं है। ठीक है। 2,000 रुपए के नोट ये भी बंद हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो मेरे पास जो जो करेंसी अवेलेबल होगी, मैं उसको उतने उतने के नोट्स पे कर दूंगी। ठीक है। तो वो पेमेंट किन किन नोटों से कर रही हूं मैं, अब वो आपको यहां दिखा रही हूं। दिस इज कॉल्ड एज नेट पेमेंट मेथड। एक हमने फॉर्मेट समझा था, अगर आपको पिछली क्लासेस में कुछ भी याद हो तो। मेरा फॉर्मेट था पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग अमाउंट। ठीक हो गया। तो सबसे पहला मुझे उसने आके बोला था कि सबसे पहला जो आप पीसी पे करोगे, वो पीसी कैसे पे करोगे? द पीसी टू बी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इन कैश। सबसे पहला तो जो आपकी पीसी निकल के आई थी, मतलब ये वाला अमाउंट, इसका 20% कैश में देना है। कैश में किसको देंगे? हवा में तो बांट नहीं देंगे। तो सबसे पहला इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने दिया पेमेंट इन कैश, और 228,600 का 20%। Is this simple? This amounts to be 45720। 45720। ओके। फिर दूसरा मुझे बोलता है, दोबारा देखेंगे, ये रहा दूसरा। ये हमारे को डिबेंचर्स की बात करता है। डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी है, हमने टेक ओवर करवा दी, ये पीसी का पार्ट नहीं है। तीसरा हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर। क्या ये पीसी का पार्ट बनेगा? यस, क्योंकि हमारा पेमेंट टू शेयर होल्डर्स विल बी द पार्ट ऑफ पीसी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने क्या देना है? उतना अमाउंट देना है। ध्यान रखें, हमें सिर्फ अमाउंट पे ध्यान देना है। उतना पैसा देना है जितना कि 8% प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्चार्ज कर दिया जाए एट अ प्रीमियम ऑफ 20%।
अब 8% प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 50,000 रुपीज के, ठीक है। 50,000 को प्लस 20% प्रीमियम देके भेज रहे हैं, तो मतलब अगेन बिल्कुल सेम वैसी कंप्यूटेशन हो गई। तो हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैसे पे कर रहे हैं इनको? पेमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स और यहाँ पे थे 8%। डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट इन 10% प्रेफरेंस शेयर। अब इनको कैसे देना है? अब ध्यान से देखिएगा, 50,000 के शेयर होल्डर्स थे, इनको 20% प्रीमियम देके भेजना है, ये आता है मेरा 60,000 रुपीज, ठीक हो गया। 60,000 रुपए देके इनको भेजना है। अब मुझे अगर बाय चांस आपको ये बताना हो कि कितने शेयर्स हैं इसके अंदर, तो क्या मैं यहां से ये बता सकती हूँ कितने शेयर्स हैं? यस, मुझे क्वेश्चन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखते हैं। मुझे उसने लिख के बताया हुआ है, issue such an amount of fully paid 10% preference shares in P Limited at 125%, मतलब 125 रुपए के भाव पे। ऐसा मान लो अगर 100 रुपए बेस भाव है, तो 125 रुपए पे मेरा शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा पी लिमिटेड का। तो बेसिकली मैं कह रही हूं मेरा फुली पेड, तो अगर मैं इस 60,000 को 125 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे एक्चुअल में नंबर ऑफ शेयर्स 480 थे। तो 480 प्रेफरेंस शेयर्स देके मैंने इनको भेज दिया। ये अगर आपको याद आ रहा हो, तो ये हमारा एक तरीके से इशू प्राइस हुआ, ठीक है। हम इसे बोल सकते हैं ये हमारा इशू प्राइस हुआ, ठीक है। अगर हम स्वैप रेशो वाली कंप्यूटेशन निकालते तो हम इशू प्राइस को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेते, लेकिन मुझे यहाँ तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि उनको उतना अमाउंट दो कि 20% प्लस प्रीमियम पे वो लोग डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड चीज हमसे वो क्या मांग रहा है? अब बोल रहा है बैलेंस। अब जो भी बैलेंस बच गया, अब देखिए हमारे पास क्या क्या बैलेंस बच गया, ध्यान देंगे। देखिए मेरे पास ये थी टोटल परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, जिसमें से ये पे हो गया कैश, ये पे हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब देखते हैं मेरे पास बैलेंस कितना बचता है। 228,600 minus 45720 for cash minus 60,000 for मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बचता है 1,22,028,080 रुपीज, ठीक हो गया। सो दिस इज माय अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर। अब मैंने इसको कैसे डिस्चार्ज करना है? इक्विटी शेयर देने हैं 10 रुपए एक, 8 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 7 पर शेयर। तो मतलब मेरे पास अब ऐसा समझेंगे कि 1,22,880 ये मेरे पास फाइनल अमाउंट आया है। और वो किस तरीके से आया है? 8 रुपए शेयर के, 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें से 8 आ गए, प्लस 7 पर शेयर, 7 प्रीमियम का है। तो मेरे पेड अप और प्रीमियम दोनों को मिला के मेरे पास बनते हैं 15 रुपीज। तो बेसिकली मैंने 15 रुपए मंगवाए। तो इस 122,880 में पेमेंट कैसे आई है? ये आई है मेरे पास 15 रुपए के हिसाब से। तो अब अगर मुझे निकालना हो, वैसे तो देखो मेरे पास यहाँ पे इन इक्विटी शेयर्स के लिए पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स वर्किंग 122,880, दिस इज द अमाउंट। अमाउंट के सेक्शन में मेरा अमाउंट फिल हो गया है 122,880, ठीक हो गया। ये मेरा अमाउंट फिल हो गया। बट अगर मुझे ये बताना हो किसी को कि मैंने कितने शेयर्स इशू करे, तो मैं बता सकती हूँ 122,880 अगर मैं डिवाइड बाय 15 कर दूं, मैंने 15 रुपए मंगवाए हैं हर शेयर के ऊपर, ठीक हो गया। अब वो 15 रुपए अगर मैंने मंगवाए हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने टोटल में 8192 इक्विटी शेयर्स इशू करे होंगे, ठीक हो गया। इसी को 15 रुपए से
मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो गया मेरा इशू प्राइस राइट नाउ विच इंक्लूड्स कैपिटल का पोर्शन और प्रीमियम का पोर्शन, तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया। तो दिस इज हाउ आई हैव पेड माय परचेज कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स। तो ये है मेरा पूरा वर्किंग ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आपके पास या तो इतना पार्ट आएगा जो नेट एसेट मेथड जैसा होगा, या आपके पास ये वाला पार्ट आएगा। हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम सेपरेटली या तो इस पोर्शन को डील करेंगे या इस पोर्शन को डील करेंगे। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर आई नो थोड़ा सा हैवी था, बट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। इन केस आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट इन पर्सन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।